तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है बच्चों, जैसे हमने नॉर्मल काइनेमेटिक्स पढ़ा, हमने काइनेमेटिक्स हमने क्या देखा था, रेस्ट देखा था ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मोशन में देखा था। इसमें बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब कि बच्चों इसमें फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तो कैसे बिहेव करता है, मोशन में होता है तो कैसे बिहेव करता है। तो हमें बस बिहेवियर जानना है फ्लूइड का। और फ्लूइड होता क्या है बच्चों, फ्लूइड होता है जो अपना जो फॉर्म है ना वो डिफॉर्म होता रहता है, मतलब कि अपने अंदर चेंजेस लगातार लेता रहता है। जैसे कि वाटर है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में देखा होगा कि आपने, इसमें मैं कितना भी फोर्स लगा दूं एक लिमिटेड फोर्स तक इसकी शेप चेंज नहीं होगी। कुछ टाइम बाद अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा तब जाके इसके अंदर क्या होगा बच्चों, शेप चेंज होगी। लेकिन जो फ्लूइड होता है, ठीक है, लेट अस सपोज फ्लूइड में मैंने ले लिया लिक्विड। लिक्विड में हल्का सा भी देखो मैंने, अगर मैंने उंगली भी लगा दी ना, उंगली की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सिंपल मैंने फिंगर ही तो अंदर डाली है, फिंगर अंदर डालने से उसकी शेप चेंज हो गई। टेंजेंश टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो लिक्विड क्या करने लग जाएगा, मोशन में आने लग जाएगा। तो हल्के से भी स्ट्रेस से इसके अंदर क्या होता है बच्चों, डिफॉर्म हो जाता है। ये डिफॉर्म इजीली नहीं होता हमारा सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस इजीली क्या हो जाती है बच्चों, डिफॉर्म हो जाती है। तो जो सब्सटेंस इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। समझ में जी। आ गया बच्चों यहाँ तक, यस और नो? हाँ जी सर। तो लिखो, fluid is a substance. Fluid is a substance that deforms, that deform continuously, that deform continuously under the application of, under the application of shear or tangential stress। shear और tangential stress आपने पढ़ा होगा अभी, ठीक है। नो मैटर, नो मैटर हाउ स्मॉल द shear stress may be, हाउ स्मॉल द shear stress में भी, चाहे कितना भी छोटा स्ट्रेस क्यों ना हो, ठीक है बच्चों, वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को क्या करता रहेगा, डिफॉर्म करता रहेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड बोलते हैं। और पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होता है बच्चों, फ्लूइड केवल लिक्विड नहीं होता, इसमें लिक्विड भी हो सकता है और हमारे गैसेस को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड ही बोलते हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड्स एंड गैसेस, इट कंप्राइजेज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। फिर लिखो, फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद, fluid mechanics deals with behavior of fluid, fluid mechanics deal with behavior of fluid at rest and in motion, at rest and in motion। तो मोशन पे भी देखेंगे बच्चों, रेस्ट पे भी देखेंगे। स्टार्टिंग का पोर्शन रेस्ट पे रहेगा, लेटर पोर्शन आपका मोशन पे रहेगा, फिर दोबारा रेस्ट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक डिवाइडेड है, ठीक है। उससे पहले कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, देखो आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर दो मेजर प्रॉपर्टी होती हैं, अभी लिखूंगा पहले समझ लो। एक तो होता है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चे, नॉन विस्कस होना चाहिए। पहले इसको समझ लो फिर लिखेंगे। इनकम्प्रेसिबल नाम से आ रहा है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर, तो ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। जिसकी डेंसिटी क्या नहीं हो सकती बच्चों, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आपने याद करो कि हमने जस्ट 2 दिन पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि डेंसिटी चेंज हो रही थी व्हेन वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ सी। तो आपने देखा था लगभग 1.6 चेंज हुई थी, राइट? अगर आपने क्वेश्चन किया तो इसका मतलब कि ऐसा
प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइडियल केस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी डेंसिटी क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर मैं बोलूंगा डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते, डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। दूसरा, नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है आपको पता है? वाटर में ना एक लेयर होती है बच्चों, लेयर होती है, एक टॉप लेयर हो गई, फिर उसके नीचे वाली लेयर हो गई, फिर उसके नीचे वाली लेयर हो गई। ऐसे वाटर क्या करता है बच्चों, फ्लो करता है। तो मान के चलो जैसे ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर जब फ्लो कर रही है, ऊपर वाली लेयर जब फ्लो कर रही है, तो नीचे वाली लेयर अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही है पहली वाली लेयर के लिए, अगर पहली वाली लेयर फ्लो कर रही है, दूसरी वाली लेयर पहले के लिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसको इजिली फ्लो करने दे रही है, तो उसको बोलते हैं बच्चों नॉन विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? नॉन फ्रिक्शन फोर्स। मतलब कि यहां पे नो विस्कस फोर्स है, नो विस्कस और फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है या फिर नहीं है। अगर लेट सपोज ऐसा हो रहा है कि लेयर, जैसे अभी हम देखेंगे कि लेयर ऊपर वाली जा रही है और नीचे वाली लेयर उसको क्या कर रही है बच्चों, उसकी नीचे वाली लेयर स्लो हो गई, और उसके नीचे वाली फिर लेयर स्लो हो गई, फिर उसके नीचे वाली लेयर स्लो हो गई, तो ये क्या होती जा रही है, स्लो होती जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहे हैं। फ्रिक्शन लगाने से ऊपर वाला, आपने देखा होगा ऊपर वाले, जब हम पढ़ेंगे आगे आगे, ऊपर वाला वाटर बहुत इजिली फ्लो करता है और नीचे वाला बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है मतलब यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हम अभी तक, जब हम शुरू में पढ़ेंगे, जब तक हम उस पॉइंट पे नहीं चले जाते, तब तक हम आइडियल फ्लूइड ही पढ़ेंगे। और आइडियल फ्लूइड की दो मेजरली कंडीशन होती है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। क्लियर हो गए सभी को? क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। हाँ जी सर। लिखो, यही लिख लो बस ऐसे ही। इनकम्प्रेसिबल मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट, और चेंज इन डेंसिटी जीरो, चेंज इन डेंसिटी जीरो, ये लिखो इनकम्प्रेसिबल में। नॉन विस्कस में लिखो, नो विस्कस मींस नो फ्लूइड मैकेनिक्स, नो फ्लूइड फ्रिक्शन, सॉरी नो फ्लूइड फ्रिक्शन, नो फ्लूइड फ्रिक्शन। ये डायग्राम बना सकते हो याद रखने के लिए कि लेयर आपस में कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लिख लिया बच्चों सभी ने? यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों, डेंसिटी आती है। डेंसिटी आप पढ़ चुके हो, डेंसिटी। तो लिखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ा था हमने, बिल्कुल डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सेम ही है, डेंसिटी ऑफ गैस भी सेम है, सब सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या पढ़ा आपने? सर डेंसिटी का पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, बस यही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पे मास ऑफ सॉलिड था, यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड आ जाएगा, या फिर मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? तो लिख लो, हाँ जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर्मूला पता है आपको, रो इक्वल टू एम बाय वी। यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो दोनों ही मेरी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो डेंसिटी भी मेरी कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। बस खत्म। इसी के साथ आपने एक टर्म इसका डेस्ट, वो भी डायमेंशन फॉर्मूला तो आप बना ही सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। M1L-3T0, बस लिख लिया सभी ने यहां तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, मैंने एक टर्म बताई थी, जब भी रिलेटिव लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वी आर कंपेयरिंग। किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चे? एक फ्लूइड है मेरे साथ, और दूसरे किससे करेंगे बच्चों, आइडियल वाटर से। तो आइडियल वाटर तो कुछ होता नहीं, प्योर वाटर बोलते हैं बच्चों, उसके इसमें हम क्या बोलते हैं, प्योर वाटर बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी लिख लो,
रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ relative density at the ratio rated density ratio of density of a given liquid density of a given liquid to the density of pure water density of a given liquid to the density of pure water at 4 डिग्री सेल्सियस at 4 डिग्री सेल्सियस तो नीचे आता है प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो हम 4 डिग्री सेल्सियस थर्मल में पढ़ेंगे जब हम थर्मल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना बता दूं कि जो वाटर होता है ना, खासकर जो प्योर वाटर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों क्या होता है, एग्जैक्टली जो इसकी डेंसिटी होती है ना, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम अचीव कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बताया था ना कि 1000, आपने क्लास 9 में पढ़ा 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती बच्चों। ये क्या करते हैं, वेरी करती है। तो एग्जैक्टली अगर मुझे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करना है तो मुझे किस किस टेम्परेचर पे पढ़ना स्टडी करना पड़ेगा बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस, केवल प्योर वाटर के लिए। ऊपर वाले के लिए कोई ऐसी कंडीशन है कि इस टेम्परेचर पे होना ही चाहिए, केवल प्योर वाटर के लिए, क्योंकि प्योर वाटर में ही हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अचीव कर पाएंगे। आप देखोगे जैसे ही हम 4 वाटर से ऊपर जाएंगे और 4 वाटर से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी में बच्चों चेंज होता रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने में बच्चों वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ जाती है, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने में बच्चों वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम। इसका छोटा सा एग्जांपल क्या है, 4 डिग्री का मतलब वो आइस की स्टेट में जा रहा है, और आपको पता है आइस हमारी फ्लोट करती है। और क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी ये कम होती आपने पढ़ा है क्लास 9 के अंदर कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है? यस है और सर, नो? केमिस्ट्री में पढ़ा है। है ना? यस सर। ये पढ़ा ना छोटा सा टॉपिक, डेंसिटी जिसकी कम होती है फ्लूइड से वो फ्लो करता है, वो सॉरी वो क्या करता है, फ्लोट फ्लोट करता करता है। है। डेफिनेटली देखो, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने वाला वो आई स्टेट में आ रहा है। आई स्टेट में जाने से बच्चों वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं सकता। डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब कि आइस की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.98 के आसपास होती है। देखो 1 इसकी है, 0.98 है। तो डेफिनेटली आप देखो जब पानी में आप जैसी आइस डालते हैं और पानी भर देते हैं उसके अंदर, तो आइस ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है, इस वजह से। तो ये हम बस इतना मुझे बताना था कि 4 डिग्री को हम क्यों स्टडी करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो उस समय प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है, वी गेट द डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को, दैट इज वाई वी आर स्टडिंग एट दिस पॉइंट। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो? ठीक है। हाँ जी। यस सर। ये नीचे भी डेंसिटी है तो ये यूनिट लेस हो गई, पहला पॉइंट तो ये क्या हो गया बच्चों, यूनिट लेस हो गई, कोई यूनिट तो है नहीं इसकी। ठीक है। कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो नॉन नेगेटिव है ही, या फिर पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, डायमेंशन लेस भी है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस भी है, बस, और स्केलर तो है ही है। सो गया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस हाँ जी सर। सर। नेक्स्ट आता है बच्चों, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार इस पे क्वेश्चन आया था, देखो कुछ नहीं है, अगर जो वहां पर डेंसिटी, ध्यान सुन लो, जो वहां पर डेंसिटी है उसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगी नॉर्मल ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी। हाँ, ये बन जाएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी। सुनाई दे रहा? दोबारा देखो, जो आपकी नॉर्मल डेंसिटी थी ना फ्लूइड की, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मेरी क्या बन जाएगी बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेविटी। बन। स्पेसिफिक, सॉरी ये बनता है, रुक जाओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये नहीं होता, स्पेसिफिक वेट होता है। जैसे मास इंटू जी आपका नॉर्मल वेट होता है, सॉरी हाँ, रो इंटू जी आपका स्पेसिफिक वेट होता है, लिख लो। जैसे एम जी आपका वेट होता है, बॉडी वेट होता है, ऐसी रो जी आपका
स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट होता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्या कहता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है कि जो भी लिक्विड की आपकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है, उसके साथ मैंने जी की मल्टीप्लाई कर दी तो वो क्या बन गया? स्पेसिफिक वेट बन गया। किसका? लिक्विड का। उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं प्योर वाटर से, प्योर वाटर की स्पेसिफिक वेट से, तो ये क्या बन जाता बच्चों? आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाता है। ध्यान सुनो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। बस खत्म। एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? अगर इसको मैथमेटिकली देखो, देखो जी से जी तो कट गया। ये तो सर लिक्विड अपॉन प्योर वाटर हो गया। सर ये तो हमने पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ रखा है सर? अभी आपने रिलेटिव डेंसिटी बताया था, बिल्कुल बताया था। तो अगर न्यूमेरिकली टाइप देखा जाए, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू देखी जाए ना, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। तो जैसे अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा टर्म दे दी है कि अगर यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और आपको ये चीज दे रखी है, तो आप स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हो। बस स्पेसिफिक वेट पता होना चाहिए। ये क्या है? ये आपका स्पेसिफिक वेट है। ये टर्मिनोलॉजी है। कुछ कुछ इनके वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी पता होना चाहिए। आ जाए तो माइंड से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं। क्लियर हो गया? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। तो रेशियो यस किसके? सर। लिख लो, स्पेसिफिक वेट ऑफ गिवन लिक्विड to the specific weight of pure water at 4 डिग्री सेल्सियस। बस। स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो यूनिटलेस होगा, अगेन सेम वही है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। लेकिन मेन है हमारा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट आपने देखा था रो इंटू जी है। आपको याद हो तो रो की हमने अभी पढ़ी थी, जो कि था केजी पर मीटर क्यूब। और एक्सेलेरेशन तो आपको क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होता हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होगी बच्चों। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। इसकी एक यूनिट और भी बन सकते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको, ध्यान सुनो, इसको मैं रो को ऐसे लिख दूं एम बाय वी, यही तो होता है रो डेंसिटी, मास इनटू जी। ये एम जी क्या है? एम जी एक तरह का फोर्स नहीं है बच्चों, फोर्स है। तो फोर्स यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ध्यान से सुन लो, स्पेसिफिक वेट की एक और यूनिट भी हो सकते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर नॉर्मली ये भी होता है। समझ में आ गया? लिख लिया इसको अच्छे से? हाँ जी सर। एक यस लाइन सर। लिख दो। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली specific gravity of liquid, numerically specific gravity and relative density both are same. Numerically specific gravity and relative density both are same. एक और चीज भी पता होनी चाहिए छोटी सी। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, जैसे कि 1 लीटर होता है, जैसे सिंपल 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? तो ध्यान सुन लो, ये होता है 10⁻³ 3 सेंटीमीटर की। याद रखना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें बच्चा बहुत बार दिक्कत करता है। तो याद रखो, 1 लीटर इक्वल 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। एक और चीज, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। 1000। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं बच्चों? 1000 लीटर होते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। नोट डाल के लिख लो। जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं, तो प्योर वाटर खासकर 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा था कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। इससे ये पता चलता है कि जो 1 केजी है ना बच्चों, वो किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर होगा। लेकिन कौन से टेम्परेचर पे होगा बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखो कि कई बार, जैसे कि कोई ऑयल होता है, ऑयल खरीदते हो आप,
ऑयल खरीदते हो ना, तो अब देखना कभी ऑयल, कभी अगर कभी मार्केट में जाओगे तो ऑयल खरीदोगे ना, तो ऑयल के पीछे ना एक चीज लिखी रहती है 1 लीटर, और वन हम्म। लीटर के में लिख रखा था कुछ ग्राम लिखा रहता है यहाँ जीरो पे, पॉइंट नाइन हंड्रेड ग्राम है। ऐसा कुछ 970 ऐसे कुछ ग्राम लिखा रहता है। इसका मतलब कि ये इसकी डेंसिटी बन गई। 1 लीटर में क्या होगा, 10⁻³ तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है 970 ग्राम लिख रखा है, तो 970 ग्राम पर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी होगी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ रहा है? यस नहीं और सर। नो? डेंसिटी से निकालते हैं वो वैल्यू। ये प्रैक्टिकली पर्पज से था, वैसे कुछ इस पे क्वेश्चन आते नहीं है समझ, बस पता होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें आप कहाँ इसको देख पा रहे हो। चलो तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो बच्चों, जो हमने रिलेटेड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, लिखो। टू इमर्सिबल, इमर्सिबल लिक्विड का मतलब जो आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। टू इमर्सिबल लिक्विड, टू इमर्सिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ऑफ डेंसिटीज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 0.8 ग्राम per centimeter cube are taken on the ratio to immersible liquid of density 2.5 gram per centimeter cube and 0.8 gram per centimeter cube are taken in the ratio of their masses, in the ratio of their masses to ratio 3. Find average density, find average density निकालनी है। देखो, जब भी वर्ड एवरेज आता है, याद करो हमने शुरू से पढ़ते काइनेमेटिक 1D में हमने पढ़ा है सर, जब भी आपने एवरेज वर्ड लिया है ना, तो मैंने वहां पे एक चीज सीखी है, आपने टोटल वर्ड भी लिया, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए बच्चे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यस और नो, यही होना चाहिए। जैसे उसमें याद करते हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल के टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही एवरेज डेंसिटी क्या बन जाएगी बच्चे, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या होंगे बच्चे, m1 + m2, वॉल्यूम क्या होंगे v1 + v2। पर याद करो यहाँ पे तो सर आपने रो 1 बता रखे, देखो रो 1 बता रखी है 2.5, रो 2 बता रखी है 0.8, यूनिट लिख लेना। m1/m2 का रेशो बता रखा है कितना, 2:3। एक चीज देखो, वॉल्यूम तो मेरे को नहीं बता रखी है, ये तो बात सही है, पर मैं वॉल्यूम तो लिख सकता हूँ सर, कैसे, ध्यान से देखो। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है जब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर V1 है तो ये हो जाएगा 1 1, अगर V2 है तो ये क्या बन जाएगा, m2/2। बस, तो ये फॉर्मूला ऐसे पुट कर दो तो क्या बन गया बच्चों, m1 + m2 डिवाइड बाय m1 + रो 1, m2 + रो 2, देखो बन गया बस फॉर्मूला। अब बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर एक चीज बताओ, यहाँ पे m1 m2 की तो वैल्यू नहीं दे रखी, बिल्कुल सही बात है, तो इनमें से मैं m2 कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या ले रहा हूँ, m2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन गया, m1/m2 + 1, नीचे से भी m2 कॉमन ले लिया, m1/m2, यहाँ पे रो 1 + 1 में रो 2। यहां तक समझ में आ गए सबको, देख लो पहले, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर। कैंसिल आउट हो रहे हैं m2 m2, यस। m1/m2 की वैल्यू गिवन है 2/3, वैल्यू पुट कर दो। क्या हमें रो 1 की वैल्यू पता है, पता है। क्या हमें रो 2 की वैल्यू पता है, पता है। बस सारी वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ कितना आ गया, बताओ आंसर करो। रो 1 की वैल्यू है 2.5, रो 2 की वैल्यू है 1/0.8। 0.8 को यू कैन राइट 5/4, ये होगा 5/3, ये हो गया 4/5 × 3 + 5/4। ऐसे तो बड़ा पड़ जाएगा, इसका डेसिमल पॉइंट में निकाल के कर लो। 5/4 होता है 0.8, 0.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो
0.8 को 3 से डिवाइड करेंगे 266 आएगा शायद, है ना। और 5/4 करेंगे तो 1.25 आएगा। बस तो 1.25 को 0.66 से ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.5 516 ये आएगा। इसको हटा भी दोगे तब भी चल जाएगा। 1.6 इसको 1.51 से डिवाइड करोगे, ये आगे बच्चों आपकी डेंसिटी जो की होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ रहा आंसर? ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सबका लगा रहा है। हाँ जी बच्चों। निकाल लिया? तो ये यार ये आ रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.1 के आसपास आ रहा है, बस ये आंसर। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट करते हैं। अब मेजर टॉपिक आपका स्टार्ट होगा। यहां से स्टार्ट होगा बच्चों प्रेशर। प्रेशर ऑफ इनर फ्लूइड। तो जो आपने प्रेशर पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल सेम डेफिनेशन ही फ्लूइड के लिए भी होता है बच्चों। जैसे कि वहां पे पढ़ा था आपने नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या होता था बच्चों? प्रेशर होता था। यहां पे भी जब भी हम, ध्यान सुन लो, जब भी हम एक, मान के चलो हमने कंटेनर लिया और उसको मैंने फ्लूइड से भर दिया, मान के चलो, है ना, आधा भर दिया, कितना ही भर दिया। और वहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट मान के चलो सिंक हो गया। सिंक होने पे बच्चों जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे तो आपको पता है पानी का लेवल ऊपर पड़ जाएगा जैसे सिंक करेगा, तो ये क्या करेंगे बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर डालेंगे। और ये जो प्रेशर होगा ये फोर्स पर यूनिट एरिया, और आप देख पा रहे हो जो फोर्स है ना आपका, सारा का सारा जो फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस के क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। तो हर जगह से इसको क्या मिलेगा बच्चों? फोर्स मिलेगा। याद करो फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने एक नाम दिया था बल्क, बल्क स्ट्रेस, याद है? बल्क स्ट्रेस दिया था, तो उसी टाइप का ही बच्चों यहाँ पे प्रेशर है। यहाँ पे समझ में आ गया? यस और नो? हाँ जी ठीक है। सर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, अगर ये जैसे, वैसे तो मैंने बहुत सारे फोर्स लिए, छोटा फोर्स ले लूंगा डीएफ, और नीचे छोटा सा एरिया होगा डीए, तो डीएफ अपॉन डीए ले लो या फिर एफ अपॉन ए ले लोगे, बात एक ही है। प्रेशर क्या होता है हमेशा? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया, और खासकर जो फोर्स होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स है। ध्यान से समझ, ठीक है? देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज when an object is submerged और immersed। submerged का मतलब जो आधा पानी के अंदर मर्ज हो गया, आधा ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, सबमर्ज लिखा है मैंने यहाँ पे, सबमर्ज है। और इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब पूरा डूब गया है। सबमर्ज और इमर्स्ड इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, comma, the fluid exerts a force, the fluid exerts a force on its surface, the fluid exerts a force on its surface. This force is always normal to the, this force is always normal to the object surface. Always normal to the object surface. डायग्राम बनाना तो बना लो, आपको हेल्प करेगा।
अब इसके बारे में तो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं। आपको पता है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की होती है न्यूटन, इसकी होती है मीटर स्क्वायर, और जिसका नाम क्या होता है बच्चों, पास्कल होता है। तो इसकी हो गई ऐसा यूनिट। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन होता है इसका M1 L1 T-2, ये होता है L2। डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, M1L-1 T-2। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। क्लियर हो गया बच्चों सभी को यहां तक? लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। अब यहां पे जो मैं बताने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट है, खासकर यूनिट। यूनिट क्या क्या होती है इसकी यूनिट्स, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं जिसको, ये तो प्रैक्टिकल यूनिट। तो हम ये भी पढ़ेंगे वैसे, जिसको हम पढ़ते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। है ना। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ये होती है। अगर आप नहीं भी याद कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट इतनी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है। आगे की याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी चल जाएगा। जो कि होती है पास्कल। इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सर ये क्या होता है? वैसे तो आपको पता है, फिर भी हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। दूसरा, एक बार होता है, बार। बार में होता है बच्चों 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल। 10⁵ पास्कल होता है। इसका मतलब कि अगर ऐसा लिखा हो जाए 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार, तो बात एक ही है, ये बस आपस में इनको कोरिलेट कर दिया है। ठीक है। दूसरा, ये बार हो गया, यही मेरा किसके बराबर था, पास्कल के बराबर था। यही बच्चों एक चीज टर्म आते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको बोलते हैं 760 टॉर। टॉर बोलते हैं। यही बराबर होते हैं बच्चों 760 mm ऑफ Hg। यही बराबर होते हैं 760 cm ऑफ Hg, मतलब मरकरी। या फिर यही बराबर होता है 10.33 मीटर ऑफ वाटर। सर ये अचानक ये कहाँ से आ गया, ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। वैसे तो सर वो पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है या फिर सेवन हाँ सिक्सटी है? जी बच्चे। ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है या फिर 760 होगा? ओनली 776 सेंटीमीटर ऑफ Hg है ना, क्योंकि ऊपर वाला 760 mm है। को ओके सर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे ना। ठीक है। इसको थोड़ा हम बाद में जानेंगे, ये वाली चीज याद रखनी है हमें। सर इतनी ज्यादा क्या है ये चीज, ये थोड़ी देर बाद जाए। ठीक है। अभी हम इस पे फोकस करेंगे। सर ये चीज कहाँ से, ये पता है वैसे ये चीज कहाँ से आती है, ये 7 से 6 mm Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, पता है किसी को? जो पता है नहीं पता? प्रेशर से ऊपर आएगा मर्क्यूरी, हाँ जितना मर्क्यूरी ऊपर आएगा इसके प्रेशर से। हाँ राइट, करेक्ट। तो देखो होता क्या है, अभी लिखूंगा पहले समझ लो। देखो, तो एक होता है बैरोमीटर, होता है बच्चों। क्या होता है? बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर में हमने क्या किया, हमने हमें मेजर करना है कि प्रेशर। वैसे तो देखो, प्रेशर कभी भी हर जगह सेम नहीं हो सकता, प्रेशर हमेशा चेंज होता रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में प्रेशर बच्चों अलग अलग रहे। फिर भी एक आइडियल सिनेरियो में लेके चलते हैं, तो हमने क्या किया, हमने मरकरी को यूज किया। ठीक है। मरकरी हमने एक कंटेनर में डाला। ठीक है। मरकरी को कंटेनर में डाला और वहां पे एक बैरोमीटर था। अब जो बैरोमीटर था ना बच्चों, ये जो बैरोमीटर है ये वाला, इसके अंदर अभी हवा है, देखो ओपन है ना, इस साइड से हवा है। तो जैसे ही हम इसको डिप करने की कोशिश करेंगे, तो डिप करने से पहले मुझे इसमें से हवा निकालनी पड़ेगी। हवा किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं, ऊपर से भी इसको सक करके निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकालेंगे। पर हमें हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, हवा निकालनी पड़ेगी। और जैसे मैं हवा निकाल दूंगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर मैं हवा निकाल दूंगा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, डिप कर दूंगा इसमें ऐसे।
अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, आसपास के एटमॉस्फेरिक की वजह से आपको पता है एयर फ्लो होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे प्रेशर आएगा। प्रेशर आने की वजह से बच्चों ये जो लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है, लिक्विड बच्चों ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तुमने देखा कि कितनी ऊपर तक गया है, वो देखा गया बच्चों, वो गया है 76 या 760 मिलीमीटर ऊपर हाइट तक गया। इसलिए हमने इसको बोला बच्चों ये है आपका प्रेशर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतना टफ तो नहीं है। बैरोमीटर के थ्रू हमने क्या किया बच्चों, मरकरी को यूज किया। हमने और कुछ किया ही नहीं, हमने बस एक बैरोमीटर यूज किया। उस बैरोमीटर वैक्यूम होना चाहिए बच्चों, इसमें बस ये ध्यान कर लो, ठीक है, वैक्यूम होना चाहिए। और अपने आप ही ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर की वजह से जो यहाँ पे आपका एचडी का फ्लूइड था वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। और कितने सेंटीमीटर तक जाएगा? 760 सेंटीमीटर या फिर 776 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर। तभी यहाँ पे टर्म आती है बच्चों 760 ऑफ एचडी, जो कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है। सर में आगे सभी को जैसे और नो, क्लियर Yes, एवरीवन? sir. यस सर। एक और टर्म याद रखनी है, वैसे तो मैं बताऊंगा वाटर। एक चीज देखो, वाटर का यूज करने से मेरे को 10.33 मीटर, वैसे 10.33 मीटर कितना हो गया पता है आपको? टेन बहुत पॉइंट ज्यादा। थ्री थ्री कम से कम 3-4 तो फ्लोर होंगे, कम से कम 4 फ्लोर मान के चलते हैं आइडली, 3 से 4 फ्लोर। मतलब इतना बड़ा मेरे को बैरोमीटर चाहिए हो, बताओ इतना बड़ा बैरोमीटर तो कैसे संभालेगा भाई, संभाल ही नहीं पाएंगे। हाँ जी इसलिए सर। हम वाटर को यूज नहीं करते। किस चीज के लिए मेजर करने के लिए? आप बोलोगे सर हम वाटर को यूज नहीं करते, हम सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि सर उस केस में सर जो आपने जो यहाँ पे लिखा है ना 10.33, मतलब इतनी लंबी मेरे को क्या चाहिए होगी बच्चों, बैरोमीटर चाहिए होगी मेरे को। इतनी लंबी क्या चाहिए होगी बच्चों? बैरोमीटर चाहिए होगी। उसमें कितनी चाहिए बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 1 से लेस देन चाहिए, देखो। तो 10 टाइम्स ज्यादा बड़ी मेरे को बैरोमीटर की लेंथ चाहिए होगी, जो कि प्रैक्टिकली क्या है बच्चों, इम्पॉसिबल सा है। सर में आ गए यहां तक? क्या ये कॉन्सेप्ट हाँ सर जी में सर। आ गए सबको? दूसरा, एक और भी डिसएडवांटेज सब लिखवाऊंगा, ये वाला पॉइंट तो मैं बाद में लिखवाऊंगा, अभी के लिए समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा ना उसमें समझाएंगे। फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि चलो हमने जैसे तैसे कर भी लिया, तब भी हम वाटर को नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि वाटर का ना स्टिकी नेचर होता है, स्टिकी मतलब चिपक जाता है। मरकरी क्या होता है, मरकरी कभी भी आपकी बॉडी पे नहीं चिपकेगा। मरकरी डाला तैरता रहेगा, या फिर आपस में छोटे छोटे जो मरकरी होंगे ऐसे बना लेंगे। और जैसे ही आप बॉडी से इसको प्रेशर लगाओगे या थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो अपने आप हट जाता है। तो मरकरी के अंदर ना स्टिकी नेचर नहीं होता। स्टिकी नेचर नहीं होता तो उसका एडवांटेज क्या होता है बच्चों, जो आपने डायग्राम में देखा, यहाँ पे जो आपके जो लिक्विड जहाँ पे वो होंगे ना आपके, मरकरी होगा, तो मरकरी तो चुपचाप जैसे कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, वैसे प्रेशर चेंज होता रहेगा, है ना, चेंज तो होता रहता है प्रेशर। लेकिन वाटर में क्या होगा, जैसे कभी ऊपर चला गया तो यहाँ पे वाटर जमने लग जाता है। अब वाटर जमने लग गया तो भैया रेट में दिक्कत आती है ना, इस वजह से वाटर की स्टिकीनेस की वजह से हम वाटर को तब भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो कारण होते हैं वाटर को यूज नहीं कर सकते। पहला, क्योंकि सर बहुत ज्यादा हाइट लेता है। दूसरा, स्टिकी नेचर होता है। रीजन क्या होता है सर, ज्यादा हाइट क्यों लेता है? तो बस अभी के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया तो इसलिए भी बता नहीं सकता हूँ। बस इतना याद रखना है, इसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कम होती कम है हो। एज मरकरी। मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से। चलो तो लिखो टाइप्स ऑफ प्रेशर। टॉपिक डालो बच्चे यहाँ पे, टाइप ऑफ प्रेशर। पहला आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाओ डायग्राम पे जल्दी से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज्यादातर इसको पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पी ए टी एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों से किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बना ले डायग्राम। हाँ जी सर। लिखो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग ऑफ अर्थ
द प्रेशर exerted by surrounding of earth or atmosphere of earth is called atmospheric pressure। वैसे भी हम ये दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन के फॉर्म में दोबारा पढ़ेंगे, अभी बस हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही होता है जिसके हम इस बैरोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम टी गेज भी बोलते हैं, GAUG गेज, ठीक है। ये क्या काम करता है देखो, एक हमारे पास ना मैनोमीटर होता है, मैनोमीटर। पहले समझ लो मैनोमीटर क्या है। इस तरीके का मैनोमीटर होता है, इस तरीके का मैनोमीटर है, ठीक है। इधर से हम इसको ओपन रखते हैं, ये ओपन ओपन होता है बच्चों। ओपन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। हाँ जी। PATM होगा, एटमॉस्फेरिक को ओपन रख दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही होगा, ठीक है। अभी तक मैंने इसको दूसरे एंड से किसी से कनेक्ट नहीं किया है, तो मान के चलो कि यहाँ पे लिक्विड है। लिक्विड क्या है बच्चों, और लिक्विड तो ना सेम लेवल पर होगा, जो भी मैनोमीटर लिक्विड बोलते हैं इसको, ये मैनोमीटर लिक्विड है, सेम लेवल पर होगा, सेम लेवल पर होगा। ये दोनों इस वाले पॉइंट पे भी ये बनाना है ढंग से, इस वाले पॉइंट पर भी और इस वाले पॉइंट पर भी बच्चों क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा। इसको बोलते हैं मैनोमीटर और इसको बोलते हैं मैनोमीटर लिक्विड, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करता हूं कि इसको एक गैस चैम्बर से कनेक्ट कर देता हूं, और यहाँ पे वॉल्व है ना, वॉल्व वॉल्व समझते हो, जिसके थ्रू ओपन या क्लोज करते हैं, और इसको क्लोज रखता हूँ। क्लोज रखता हूँ तो इसके अंदर जो गैस है ना, यह बाहर नहीं निकल रही अभी, अभी बाहर नहीं निकल रही, ठीक है। तो अभी ये सेम लेवल पर है। लेकिन जैसे ही मैंने वॉल्व को क्लोज वॉल्व, जैसे ही मैंने वॉल्व को क्या किया बच्चों, ओपन किया, तो भैया गैस क्या करते हैं, गैस गैस का नेचर क्या होता है, आप सभी को पता है गैस का नेचर होता है एक्सपेंड करना। जब ये एक्सपेंड करते हैं तो बच्चों प्रेशर भी तो लाएगी साथ में, और जैसे ही ये प्रेशर लाएगी तो देखो क्या होगा। अब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका ज्यादा प्रेशर है तो क्या करेगा बच्चों, ध्यान से समझो। लिक्विड ऊपर आ जाएगा। लेवल था, इस लेवल से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा बहुत लिक्विड, है ना। और डेफिनेटली फिर ये ऊपर चला जाएगा, मान के चलो ऊपर चला गया यहां तक। अब बताओ क्या सेम लेवल पर है प्रेशर, आप देखोगे कि अलग। दोनों चेंज हो चुके हैं, यस और नो। ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो गैस था ना बच्चों, गैस गैस का जो वॉल्व था यहाँ पे, ये वो क्या कर दिया बच्चों, मैंने ओपन कर दिया। जैसे वॉल्व मैंने ओपन किया, ओपन करने से गैस क्या करेगा बच्चों, गैस क्या करेगा, प्रेशर देगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर प्रेशर देने से क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट पर प्रेशर देने से क्या होगा बच्चों, लिक्विड ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो, हाँ जी सर। Yes. है ना। अब देखो इस पॉइंट को आराम से समझना, ध्यान से समझो। सर ये यहाँ पे इस पॉइंट पर है, ठीक है, तो इसके ही बिल्कुल वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे दोबारा। देखो कुछ कुछ चीजें तो मेरे को बतानी ही पड़ेंगी जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सेम लेवल पर, सेम हाइट पर हमेशा लिक्विड का प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। ध्यान से सुन लो, सेम हाइट पर या सेम लेवल पर प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जो इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, मान के चलो ये एक्स है, और ये क्या था बच्चों, वाई था। ये बन गया एक्स डैश, ये बन गया मेरा वाई डैश, और ये क्या बन गया बच्चों मेरा एक्स डैश बन गया, ये वाई डैश है, और ये वाई डबल डैश मान के। तो एक्स डैश और वाई डैश में बच्चों प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्या थे, सेम लेवल पे थे, प्रेशर सेम था। यहाँ पे भी बच्चों क्या है, सेम लेवल पर है तो प्रेशर सेम है। लेकिन ये एक ऊपर हाइट चला गया है, यही एक्स्ट्रा प्रेशर है। किसकी वजह से है बच्चों एक्स्ट्रा प्रेशर, ये सर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, दिस इज ड्यू टू द गैस। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो।
ये जो एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर आया, ये किसकी वजह से आया सर? ये जो गैस है ना, गैस गैस का जो आपने वॉल्व ओपन किया तो गैस क्या करती है सर? एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने से वो प्रेशर डाला इसने, प्रेशर डाला तो सर ये लिक्विड ना ऊपर चला गया। तो इसका मतलब कि अगर मुझे गैस का प्रेशर जानना है तो मैं इसी मैनोमीटर को यूज करूंगा। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? जब मैंने वॉल्व को क्लोज कर रखा था तो लिक्विड सेम लेवल पे था, जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये वाला लिक्विड ऊपर चला गया। एक लेवल तक सेम रहेगा, उसके बाद जितना भी आपका हाइट ऊपर गया है ना, एक्सेस गया है, यही एक्चुअली आपका क्या है बच्चों? गैस का प्रेशर है। अब तो सर में आ गया होगा, यस और नो? हाँ जी Yes, सर। sir. ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं याद करो, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में, रो जी एच। याद है रो जी एच सभी को? Yes, sir. हाँ जी सर। है ना? तो ये भी सेम वही होगा, रो जी एच। इसका मतलब जो आपका एक्सेस प्रेशर होगा, अभी लिखवाऊंगा, जो आपका एक्सेस प्रेशर है वही आपका गेज प्रेशर है और वही आपका रो जी एच है। बस यहाँ पे रो एम यूज होता है। रो एम का मतलब कि डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर लिक्विड, मैनोमीटर लिक्विड, लिक्विड की मैनोमीटर लिक्विड की डेंसिटी। जी आपको फिक्स है, एच ये हाइट इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर हाइट चला गया। तो लिख लो पहले, पहले लिख लो, लिखो एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले से ही था, उसको नहीं लेना। उससे ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल कैलकुलेट हुआ 2 पास्कल। अब आपको पता है इसमें 1 पास्कल तो आपका कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, अभी हमने निकाला, देखो 1 पास्कल हमने लिखा, अप्रोक्सीमेट 1 पास्कल। इसका मतलब कि इसमें एक्सेस प्रेशर कितना है सर? एक्सेस प्रेशर ओनली 1 पास्कल है। सर में आया क्या नहीं आया? यस और नो? हाँ ठीक है। तो Yes, sir. एक्सेस प्रेशर जो लेना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अलग होना चाहिए। तो लिख लो एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर विद द हेल्प ऑफ, मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट is called gauge pressure. Excess pressure over the atmospheric pressure measured with the help of pressure measuring instrument is called gauge pressure. क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? ठीक है। डायग्राम बनाओ जल्दी से, डायग्राम बनाओ। अब ये नहीं लिखना, ये वाला नहीं लिखना है, पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, और उसको हम प्रूव भी करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बना ले सभी ने? Yes, sir. हाँ जी सर। तो अब लिखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या समझाया था, ये प्रैक्टिस है क्वेश्चन निकालने के, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे समझना है। एक्स मैंने क्या समझाया, एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर प्रेशर क्या है बच्चों? सेम है। तो लिखो हेयर पी एक्स डैश इक्वल टू पी वाई डैश क्या है बच्चों? सेम। अब बोलोगे सर पी एक्स डैश तो ठीक है, पी वाई डैश क्या है? सर आप बोलोगे पी वाई डैश पता क्या है? एक तो इतना लिक्विड की वजह से जो प्रेशर हुआ, जो आपने निकाला है रो जी एच, प्लस सर ये ऊपर में तो कर रखा है, तो यहाँ पे आएगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिख लेना पी। तो यहाँ पे दो प्रेशर है पी वाई डैश पर। पी वाई डैश पर कितने प्रेशर है सर? पी वाई डैश पर है एक तो रो जी एच, बल्कि रो एम जी एच बोलना चाहिए, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलना चाहिए।
पर मैंने क्या डेफिनेशन समझाई थी, मुझे ओवर द एक्सेस प्रेशर निकालना, ओवर मतलब कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यही आपका एक्सेस प्रेशर होता है, जो कि कितना निकल के आया बच्चे, रो एम जी एच, ऐसे निकाल। हाँ, अगर वो बोलता कि इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ, इस पॉइंट एक्सेस नहीं, इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ, तो आपको पीएटीएम ऐड करना है। कैसे करना है वो मैं आपको समझा चुका हूं, कैसे करना है, उस लेवल पे जाना है, इस लेवल के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी, हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पॉइंट तक प्रेशर सेम रहेगा, उसके बाद हाइट मेजर करनी है, और उसके अंदर वो ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालना है, ओपन नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं डालना है, इस चीज का याद रखना है, तब नहीं डालोगे अगर ओपन नहीं है तो। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ जी सर। अब एक चीज बताओ, ऐसा कुछ कंपल्सन है क्या एक्सेस प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है? कैसे? भाई साहब, गैस में बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है, बहुत ही कम प्रेशर है, इतना कम प्रेशर है कि क्या करता है, सिंक करने लग गया, तो यहाँ पे लिक्विड वापस भी जा सकता है, तो लिख लो एक्सेस प्रेशर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेस प्रेशर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब लास्ट लिखो, थर्ड आता है बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये इतना खास नहीं है, बस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सब कई कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, ये दोनों प्रेशर का ऐड है, मतलब कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ना, दैट इज सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो हमने पढ़ा ना, एक्सेस प्रेशर, भैया इन दोनों का क्या होता है बच्चों? सम होता है। बस खत्म, यही है। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ जी। दोनों का सम होता है। अब इसमें पॉइंट लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। सेकंड पॉइंट, गेज प्रेशर में भी, गेज प्रेशर में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी लिख दो दोबारा, गेज प्रेशर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। Positive gauge pressure means, positive gauge pressure means pressure at a point is, pressure at a point is more than atmospheric pressure। मैं समझा चुका हूं, एक्सेस प्रेशर है तो गेज प्रेशर उस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रेशर होगा वो आपका एक्सेस प्रेशर या फिर गेज प्रेशर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया था कि मान के टोटल प्रेशर आपका उस पॉइंट पर 4 पास्कल है, तो 1 पास्कल तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो गया, बाकी बचा कितना, 3, तो 3 पास्कल क्या है बच्चों, आपका एक्सेस प्रेशर है। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. ठीक है। हाँ जी सर। नेगेटिव गेज प्रेशर मींस, नेगेटिव गेज प्रेशर मींस प्रेशर एट ए पॉइंट इज, pressure at a point is less than the atmospheric pressure। नेक्स्ट लाइन से, atmospheric, the value of atmospheric pressure, the value of atmospheric pressure varies from place to place and time to time, varies from place to place and time to time, that is why, that is why exact value of absolute pressure cannot be measured, that is why exact value of absolute pressure cannot be measured। why?
बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे रात में अलग प्रेशर होगा, दिन में अलग प्रेशर है, दोपहर को अलग प्रेशर है, प्लेस टू प्लेस भी हो सकता है, फरीदाबाद में अलग प्रेशर है, दिल्ली में अलग प्रेशर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन चेंजेस तो आएंगे ही। कंट्री वाइज ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं इस चीज के लिए। सर में आ गए सभी को? राइट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपने पूछ रहे थे ना बार बार, सर ये रोजीएच कैसे आता है, तो वही हम पढ़ेंगे, रोजीएच बच्चों कैसे आता है। तो लिखो, टॉपिक का नाम है प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो, मान के चलो बच्चों, एक कंटेनर लिया मैंने, ध्यान से समझना है। एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, और उसमें मैंने फिल कर दिया बच्चों वाटर, एच हाइट तक फिल कर दिया। मैंने बोल दिया एच हाइट तक फिल कर दिया बच्चे, एच हाइट तक मैंने फिल कर दिया लिक्विड। और ये भी रेस्ट पर है। सर रेस्ट पे क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि इसको हम मोशन में भी समझेंगे, अभी हम रेस्ट पे समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम मोशन में भी समझेंगे, अभी तक हम इसको रेस्ट पे समझ रहे हैं बच्चे। डेफिनेटली इसकी बच्चों डेंसिटी होगी, वाटर की डेंसिटी मैंने बोल दिया रो डब्ल्यू है, या फिर रो डब्ल्यू ने लेके मैं यहाँ पे इसको, आई थिंक बेस्ट रहेगा कि मैं रो ही लेके चलूं, बस पता होना चाहिए रो यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड की डेंसिटी है रो, रो लेके चल दिया, ठीक है। हाइट एच मैंने बता दी। अब आपको पता है इसका कुछ ना कुछ तो मास भी तो होगा। अगर मास होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ? आप बोलोगे सर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इसमें, कितना बच्चों? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा बच्चों mg। क्योंकि सरफेस से अटैच है तो ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों? एफ, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। मानते हो नहीं मानते? यस और नो? इस पॉइंट तक Yes, sir. क्लियर है सभी लोग? है ना? क्या ये मोशन में मूव कर रहा? मूव तो नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एरिया है ये हो गया बच्चों आपका एरिया बन गया, बेस एरिया बोल दो, ये सिंपल एरिया है। हमने समझा था अभी थोड़ी देर पहले ही समझा, जो हमारा प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर होता है आपका फोर्स, बल्कि मुझे लिखना चाहिए नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया आपका क्या है बच्चों? एरिया आपका मान के चलो ए है, ए लिख दिया। और नॉर्मल फोर्स क्या है बच्चों? नॉर्मल क्या है आपका? एफ है, वो आपका एफ हो गया। क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ध्यान से लो स्टेप बाय सर, मैं डायरेक्टली एमजीबी तो लिख सकता था, नहीं लिख सकते, क्योंकि जब ये मूव मोशन में आएगा तो वहां पे इक्वेशन का तरीका भी तो आना चाहिए लिखने का। इस वजह से बच्चों मैंने एफ लिखवाया। मैं डायरेक्ट एमजीबी लिखवा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि हमें ये वाला नॉर्मल फोर्स ही लिखना है, हमेशा नॉर्मल फोर्स ही लिखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्योंकि नेट मूव नहीं कर रहा है, तो ये mg के ही बराबर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? बताओ, क्लियर सभी को? ठीक है, Yes, ये sir. पता चल, ठीक है। अब ध्यान से देखो दूसरी चीज, और हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बच्चों? 0। ये अगर लेना भी है, मैं तो कहूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? एक नॉर्मल फोर्स होगा और ये भी होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड कर दो उसको, तो ये बन जाएगा P एटमॉस्फेरिक माइनस P। और P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों आपका? एक्सेस प्रेशर भी समझाया था ना, एक्सेस प्रेशर होता है जो कि किसके बराबर हो गया? mg बाय ए के। इसको इक्वेशन को मान। अब मास और डेंसिटी में कोई रिलेशन है? आपने पढ़ा, यस सर, मास और डेंसिटी में रिलेशन है। मास अपॉन वॉल्यूम आपकी होते हैं बच्चों डेंसिटी, और मास क्या होगा बच्चों? रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? ये सिलिंड्रिकल शेप का, वॉल्यूम क्या होगा? जितना लिक्विड है उसी का वॉल्यूम लेना है। का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर तो आपका कैसा भी हो, और ये हो गई आपकी हाइट, तो वॉल्यूम क्या बन गया
जो आपका A इंटू एच बन गया। यहां तो कोई डाउट तो नहीं, किसी को चेक कर लो एक बार। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1। तो आगे बस देखो, रिलेशन कितना सिंपल है। रो ए एच जी अपॉन में ए से ए कटा, आगे बच्चों रो जी एच, बस ये है बच्चों, यही है बस आपका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। कितना आसान है। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. है ना? आयुष, दर्शिका, क्लियर है सभी को? देव, हितेन, मनीष? यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान रखना, हाइट का इंपॉर्टेंट है, हाइट इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे सुन लो, अगर मैं पूछता हूं, हाँ, लिक्विड उतनी ही हाइट तक है, लेकिन आपको ना प्रेशर निकालना है इस पॉइंट तक, प्रेशर निकालना है इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जो हाइट होगी ना, मान के चलो एच डैश। ठीक है बच्चों, एच डैश। तो आपका प्रेशर क्या होगा, वो भी एक्सेस प्रेशर क्या होगा बच्चों, आपका रो जी एच डैश होगा। ध्यान से देख लो। तो ऐसे नहीं सरफेस पे लेना, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट के हिसाब से मेजर करना है बच्चों। Sir. जो पॉइंट पर है ना, उसको टॉप सरफेस से क्या करना है बच्चों, हाइट मेजर करनी है, और उतना ही आपके पास रो जी एच हो जाएगा। हाँ जी बताओ सर। सर यहाँ पे मास का वेरिएशन नहीं आएगा? है, मास का वेरिएशन। मास का वेरिएशन है तभी तो बच्चे एच डैश आए ना। सोच, तेरा वॉल्यूम मास क्या होगा? बिल्कुल सही है। मास क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम ही तो है। रो तो चेंज नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज हो तभी तो एच डैश आया बच्चे। यस और नो? ओ, वरना तो फिर एच ओके ही सर। आता। मानता कि नहीं मानता तू? यस और नो? देख, यस सर। तूने बोला सर एम डैश आएगा, ठीक है, मैंने एम डैश मान लिया। तो रो वी डैश भी तो आएगा फिर। तो वी डैश में एरिया, तो बेस का एरिया थोड़ा चेंज हो रहा है। तो बता, बेस का एरिया तो चेंज नहीं हुआ, तो हाइट तो चेंज हुई है इस वजह से। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर यस क्या सर। आएगा बच्चों, रो जी एच डैश। ध्यान से सुन लो, यहां से मेजर करना है, बॉटम से नहीं, टॉप से मेजर करना हाइट। क्लियर होगा सभी को? है ना? तो ये मान के चलो, ये पॉइंट है ए, पी ए, और ये पॉइंट है पी बी। ठीक है, तो ध्यान से सुन लो, पी ए और पी बी में क्या रिलेशन है। तो मैं बोलूंगा पी बी पर पॉइंट क्या है, जो पी ए पर है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इस पे क्या क्या, इतनी हाइट तक नीचे गया बच्चों, तो रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब कि अगर मुझको बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर निकालना है, किससे कंपेयर करके, हाइट से। ठीक है, पी बी। तो याद रख लो, ये एक्सेस प्रेशर नहीं, अब एक पॉइंट पर प्रेशर है, प्रेशर एट ए पॉइंट, लिख लो ये बच्चे। छोटी छोटी बातें हैं, प्रेशर एट ए पॉइंट। वो क्या था, एक्सेस प्रेशर था, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। और एक्सेस प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा होता है। तो देखो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो रोज एच आएगा। तो ये इसका रिलेशन ऐसे बनता है बच्चों। ये होगी वैल्यू आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये स्लोप हो गया आपका, और एच के साथ वेरी कर रहा है, तो एच को भूल जाओगे तो रोजी इसका स्लोप बन गया। तो जो स्लोप है वो आपका रोजी बन गया। तो अगर ग्राफ आए तो आप इससे भी कह सकते हो, थीटा है तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू रोजी होता है। तो यहाँ से आप रो की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो आप रो की वैल्यू भी निकाल सकते हो ग्राफ से। यस और नो? निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? अगर एंगल दे रखा है तो, राइट। टेन थीटा, यस सर। टेन थीटा कुछ ना कुछ गिवन होगा तो टेन थीटा निकाल लोगे। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, या तो 9.8 गिवन देगा या 10 देगा, रो की वैल्यू निकल जाएगी, बस खत्म कहानी। समझ में आ गया यहां तक सभी को? यस सर। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं, लिखो। वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट सेम लेवल।
वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट सेम लेवल। यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। मान के चलो कि एक लिक्विड है, कंटेनर, इसमें लिक्विड फिल कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट है, मान के चलो पॉइंट है ए, और इसी के ही बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक पॉइंट है बी। इसका मतलब कि ये भी बच्चों एच हाइट पर है और ये भी एच हाइट पर है। तो ध्यान से देखो, सेम लेवल पे मैंने समझा रखा है। सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है बच्चों, सेम। क्लियर हो गया, यस और नो? तो अगर मुझे ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है तो अब वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा ही आएगा, प्लस रो जी एच आएगा। सिमिलरली बी पॉइंट पर क्या होगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आएगा और रो जी एच। देखो दोनों सेम ही तो है। क्लियर हो गया, यस और नो? लिख लो, तो एट सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। एट सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम, इवन pressure does not depends on the shape of container. Pressure does not depends on the shape of container. That means कि एक कंटेनर ऐसा है, मान के चलो एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर ऐसा है। इससे फ्लूइड है यहाँ तक फ्लूइड है, ये सारा फ्लूइड है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर ले रहा हूँ, या फिर मैं बॉटम पे ले लेता हूँ, देखो बॉटम पे ले रहा हूँ, इसके ही बॉटम पे ले रहा हूँ, इसके ही बॉटम पे ले रहा हूँ। वाटर का लेवल क्या है बच्चों, सेम है। वाटर का लेवल क्या है, सेम है। वाटर का लेवल सेम है, तो पी ए, पी बी और पी सी, तीनों प्रेशर क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मूले में पढ़ा है रो जी एच के बराबर होता है बस। रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा सब में। हाइट क्या है तीनों की सर, एच हाइट है। तो एच हाइट में कहीं पे भी हमने शेप को तो डिफाइन नहीं किया। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। जी क्या है, कांस्टेंट है। एच है आपकी हाइट। तो हाइट कैसा भी कंटेनर की शेप हो बच्चों, प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस सर।